जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय लॉर्ड डफरिन के बारे में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल सन 1884 से लेकर सन 1888 तक रहता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में 1884 से लेकर सन 1888 तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, हम उन सबको जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इनके कार्यकाल से, यानी कि 1884 से ही। तो देखिए, सन 1884 में मद्रास में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम मद्रास कैरियर रहता है। तो मद्रास, ठीक है, मद्रास में सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित होता है? 1884 में प्रकाशित होता है, और जिसका नाम क्या रहता है? मद्रास कैरियर, जिसका नाम रहता है। आगे देखिए, सन 1885 में, ठीक है, 1885 में क्या होता है? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और ये सन 1885 से सन 1888 तक ही युद्ध चलता है। ध्यान रखिएगा, जब तक जिनका कार्यकाल रहता है लगभग तभी तक चलता है। 1888 तक ये जो आंग्ल बर्मा युद्ध है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और लास्ट में क्या होता है? बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। फाइनली क्या होता है? ये क्योंकि इनकी ये जो पॉलिसी थी, ब्रिटिशियर्स की जो नीति थी वो यही थी कि वो जो लास्ट में जिससे भी युद्ध करते थे, चाहे वो आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, इन सब से इन्होंने युद्ध करने के बाद क्या किया? इन सब के राज्यों को अपने राज्य में विलय कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ध्यान रखिएगा, तीनों में, यानी कि बंगाल, पंजाब और अवध, तीनों में जो टेनेंसी एक्ट आया था वो किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में आता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा ये जो वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना कब होती है, किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो उस समय जब भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है तब भारत में जो आपके वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन रहते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे देखिए, जैसे कि दे रहा है कि देखिए 28 दिसंबर सन 1885 को ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एम एक्टुविलियम होम था, और इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय रहता है, और उसमें इसका पहला अधिवेशन होता है जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जब कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो, क्योंकि वहीं पे स्थापना होती है बम्बई में, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक विश्वविद्यालय रहता है, वहीं पे सबसे पहले क्या होता है? जब इसकी स्थापना होती है तो सबसे पहले इसकी अध्यक्षता और इसकी जो भी कार्यवाही होती है सब वहीं से शुरू होती है। अच्छा, इसमें भाग कौन लेते हैं? भाग कितने व्यक्ति, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है तो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि कितने थे, कितने लोगों इसमें ऐड किया गया था? तो 72 प्रतिनिधि थे जो इसमें भाग लेते हैं कांग्रेस पार्टी में। और जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1885 में इसकी स्थापना होती है, अध्यक्षता की बात आती है तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं वहीं पे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली अध्यक्षता, दूसरी, तीसरी, खास जितने भी कांग्रेस अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये सब पूछा जाता है। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। और भारत में प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? पहली महिला एनी बेसेंट रहती हैं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सन 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो वो सरोजनी नायडू रहती हैं। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं कांग्रेस की। ध्यान रखिएगा, वो प्रथम भारतीय रहती हैं, क्योंकि जब एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं तो वो भारतीय महिला नहीं रहती हैं, लेकिन प्रथम महिला की बात की जाती है तो एनी बेसेंट आएंगी, और प्रथम भारतीय महिला की बात की जाएगी तो सरोजनी नायडू आएंगी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही।
किसके प्रयास से? तो ए.ओ. होम इनका शॉर्ट नाम है एवं विलियम होम इनका पूरा नाम रहता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात सोचिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, है ना? भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसलिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिससे भारतीयों की विचारधारा और अंग्रेजों की विचारधारा मिल जाए, ठीक है ना। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो नेता थे, उस समय के जो प्रचलित नेता थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना को ध्यान में रखा और उन्होंने इसकी स्थापना की। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास ए.ओ. होम का रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 1885 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस की स्थापना होती है और सन 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलव और बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं, ध्यान रखिएगा। इन तीनों के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। सन 1887 आएगा और 1887 में देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। 1887 में देव समाज की स्थापना होती है। सन 1887 में ही वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं? वेलूर मठ की स्थापना करते हैं। बेलूर मठ याद रखिएगा, 1887 स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र इनके बचपन का नाम रहता है। और 1887 के बाद ये 1893 में शिकागो जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें जब ये शिकागो जाते हैं, अमेरिका के शिकागो, अमेरिका में स्थित एक शहर रहता है, वहाँ पे क्या होता है? विश्व धर्म सम्मेलन रहता है और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी हिस्सा लेने के लिए जाते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जब स्वामी विवेकानंद जी मंच पर जाते हैं तब क्या होता है? लंच का उन्हें टाइम दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को 2 मिनट का लंच का उन्हें टाइम दिया जाता है और जब वो लंच पे जाते हैं, लंच के टाइम में मंच पे जाते हैं, तो सबसे पहले उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा था कि मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। इससे उन्होंने जब शुरुआत की थी तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस तरीके से जो भाषण दिया था उस समय का जो भाषण था वो आज भी प्रचलित होता है। और इस समय के बाद, ठीक है ना, उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया और इसीलिए उन्हें तूफानी सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन अब मेन पॉइंट है उनका शिकागो में जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आगे चल के वो अपने जो उनके गुरु रहते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहते हैं। और जब ये शिकागो से वापस आ जाते हैं तो 18 शायद जैसे कि इन्होंने 1857 वेलूर मठ की स्थापना की, ठीक उसी प्रकार से ये 1897 में यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करते हैं इनके गुरुजी के नाम पर, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में पहले इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना की। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से भी एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे देखिए 1887 में ही इंडियन नेशनल, है ना, 1887 में बहुत सारे काम होते हैं। देखिए जैसे कि हमने पहले बेलूर मठ के बारे में देखा, फिर इसके बाद में हमने किसके बारे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है फिरोज शाह मेहता के द्वारा, के.टी. तेलव, ये सब लोगों के द्वारा। और सन 1887 में ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा मुंबई में की जाती है, ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रानाडे ये पेशे से जज थे। आप लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी जी को सब जानते हैं। महात्मा गांधी जी के जो गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के, है ना, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन रहते हैं? जो महादेव गोविंद रानाडे रहते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु रहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के गुरु रहते हैं महादेव गोविंद रानाडे, ध्यान रखिएगा। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जिस तरीके से राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त करवाया था, ध्यान रखिए इनके बारे में। आगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं सन 1887 में ही दादा भाई नौरोजी के बारे में, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति रहते हैं दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय
क्या भारतीय सुधार समिति की स्थापना इन्होंने इंग्लैंड में की थी, भारत में नहीं। 1887 में ही इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ पे, इंग्लैंड में करते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये एक पारसी व्यक्ति रहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक पारसी व्यक्ति रहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत में प्रति आय का जो है आकलन है, सबसे पहली बार जो भारत में जिस तरीके से आप प्रति व्यक्ति आय देखते हैं उसी तरीके से जो आय का जो आकलन है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। और जो ब्रिटिश सांसद में सबसे पहले जो भारतीय नियुक्त किए जाते हैं वो भी दादा भाई नौरोजी ही रहते हैं। पहली बार ब्रिटिश की जो सांसद में जो व्यक्ति सबसे पहले सांसद बनते हैं, जो पहले भारतीय व्यक्ति सांसद बनते हैं वो रहते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और 1886 में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन होता है, ठीक है। अब क्योंकि 85 में स्थापना होती है और हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, है ना। तो 85 का तो आप देखा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जब 86 अगले वर्ष जब कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता, है ना, इसकी कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पारसी व्यक्ति रहते हैं और ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में करते हैं। फिर आगे चल के 1906 में भी ये अध्यक्षता करेंगे, है ना। आगे देखिए, सन 1887 में कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं, जो प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। देखिए, जो सबसे पहले किसने की जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो एक हिंदू व्यक्ति थे। फिर दूसरी बार जब कांग्रेस अधिवेशन होता है 1886 में, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी व्यक्ति रहते हैं। फिर होता है कांग्रेस अधिवेशन, तीसरा कांग्रेस अधिवेशन होता है 1887 में, उसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी एक मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो कांग्रेस है उसमें सभी धर्म के लोगों का हिस्सा रहता है, सभी धर्म समान है और हम सबको मिलकर इस संस्था के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, स्वराज की प्राप्ति करनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का जो उल्लेख है किसने, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द की उल्लेख किया है, उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए कार्य किया है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूल करते हैं, जो कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति रहते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि उस समय सबसे पहले 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, सबसे पहले हिंदू व्यक्ति करते हैं। फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी रहते हैं। 1887 में कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, जो मुस्लिम रहते हैं। और चौथी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके जॉर्ज ह्यूल करते हैं, जो कि एक यूरोपीय व्यक्ति रहते हैं। तो इसीलिए ये जो कांग्रेस है उस समय इसकी स्थापना की जाती है और आगे चल के इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। हम लोगों ने जाना 1884 से लेकर, यानी कि 1884 से लेकर 1888 तक जितनी भी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में घटी हैं, हमने उन सब के बारे में डिटेल से जाना है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।